गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 26 अगस्त 2020 की वर्कशीट्स को। ये मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 23। एक वीडियो में पहले हम मैथ्स, फिर साइंस और फिर हिंदी तीनों ही वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इनके आंसर्स निकल रहे हैं। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर लिख लीजिए अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम। क्लास टीचर का नाम इसलिए क्योंकि ये क्लास टीचर भी आपके सब्जेक्ट टीचर को वर्कशीट फॉरवर्ड करेंगे और वो चेक करेंगे। तो बेटा, हमने चैप्टर शुरू कर रखा था लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 9th का ये चैप्टर है। उसमें वो कहते हैं इफ़ यू नो वी नो दैट इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, सच अ पेयर इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो ये आपको उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर एक सीधी लाइन है और इस सीधी लाइन में एक एंगल बना है, तो ये जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो सम आएगा 180 डिग्री। द रिकॉग्निशन ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इंटरसेक्ट करते हुए जो एंगल्स होती हैं उनके बारे में क्या होता है। थ्योरम है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? आप लोगों ने कभी कैंची देखी है? अगर आप कैंची को देखो तो कैंची ऐसे खुलती है, एक साइड काटने वाला होता है, एक साइड ऐसे उसका हैंडल होता है। तो कैंची के मुंह वाला एंगल और कैंची के पीछे वाला एंगल हमेशा बराबर होता है। इसको हम कहते हैं, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जिनको हिंदी में मैं कहता हूँ कि ये कैंची एंगल है। तो देखिए, वो कहता है इन फिगर 1 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो ए बी और सी डी में जो ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, ये एक दूसरे को कट करती है। अब वो कहता है इसकी वजह से एज अ रिजल्ट टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। दो पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एक एंगल 1 के ऑपोजिट एंगल 2 और एंगल 3 के ऑपोजिट एंगल 4। अब आपको क्या प्रूफ करना है? आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 और 2 बराबर है, एंगल 3 और 4 बराबर है। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे? वो कहता है कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है। हमने कहा जी बिल्कुल बराबर है, 180 डिग्री। ये तो लीनियर पेयर है क्योंकि सी डी एक सीधी लाइन थी। आगे वो हमसे कहता है कि बिकॉज अब एंगल ऐसे ही 3 और 2 भी 180 डिग्री, क्योंकि ए बी भी एक सीधी लाइन है। और दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो 1 एंगल 2 के बराबर, 3 एंगल 4 के बराबर, ये हमें प्रूफ करना था। तो दो इक्वेशन हमने कर दी प्रूफ। 1 और 3 180 है और 3 और 2 भी 180 है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। यहाँ एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा इक्वल करने पे, और हमारे पास बच जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 2। इसी को दूसरी साइड से लगा दोगे तो ये दूसरे एंगल के लिए हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं आगे। अभी अब उन्होंने क्वेश्चन भी दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है कि इन फिगर 2 रे ओ एस स्टैंड्स ऑन लाइन पी ओ क्यू। तो ये पी ओ क्यू लाइन में ओ एस है। रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। मैं आपको बता दूं, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है ऐसी लाइन जो एंगल को दो बराबर टुकड़ों में बांट देगी। तो मतलब ये जो लाइन ओ आर है और जो लाइन ओ टी है, ये लाइन इस पूरे एंगल को, मतलब ये जो ओ आर लाइन है वो इस वाले एंगल को, यानी एंगल पी ओ एस को दो बराबर टुकड़ों में बांटती है। और ये जो लाइन ओ टी है, ये एंगल वाई को दो बराबर टुकड़ों में बांटती है। और प्रूफ क्या करना है? आपको निकालना है एंगल आर ओ टी। आर ओ टी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो निकाल लेते हैं आर ओ टी की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है आर ओ टी की वैल्यू निकालने में। हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा एंगल लीनियर पेयर था। अब अगर ये लीनियर पेयर था तो पी ओ एस और एस ओ क्यू 180 डिग्री, यानी ये पी ओ एस और ये एस ओ क्यू 180 डिग्री। पी ओ एस का आधा प्लस एस ओ क्यू का आधा, तो हमारा क्या हो जाएगा? आर ओ टी। और पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू का सम था 180, तो 180 का आधा क्या हो जाएगा? 90। यही उन्होंने यहाँ पे प्रूफ किया है। कैसे किया है कि पी ओ आर और आर ओ एस बराबर है एंगल एक्स। ये जो पी ओ आर और आर ओ एस, ये दोनों बराबर है एंगल। ओ टी इज़ दी एंगल बाइसेक्टर। ओ टी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो वाई वाई के बराबर है।
बाद में इन दोनों को आधा करके रख दिया, एंगल आर ओ टी की वैल्यू 90 आ गई। ठीक है, समझ ना आए तो एक बार दोबारा देख लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब उन्होंने आगे हमसे बोला है कि ट्राई योरसेल्फ। तो दो क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये, इस फिगर में एंगल पी ओ वाई 90 दे रखा है। तो बेटा अगर एंगल पी ओ वाई 90 है तो पी ओ एक्स भी 90 होगा, यानी ए प्लस बी का सम 90 डिग्री है। और ए रेशो बी दे रखा है 2:3, वो कह रहा है सी की वैल्यू निकालो। तो देखिए मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं जानता हूँ मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एंगल पी ओ वाई 90 दे रखा है, ए रेशो बी 2:3 दे रखा है। मैंने कहा जी लेट रेशो इज इक्वल्स टू एक्स। अगर आप हिंदी में देख रहे हैं तो वैसे तो हिंदी मीडियम का वीडियो अलग है, उसको भी देख सकते हैं। अब रेशो को मैंने एक्स मान लिया, तो ए जो कि 2 था और बी जो कि 3 था, तो ए जो कि बी था वो हो जाए, मतलब ए यानी कि बी नहीं था, ए जो कि 2 था वो हो जाएगा 2x, और बी जो कि 3 था वो हो जाएगा 3x। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो ये समझ लीजिए, रेशो के दो एंगल्स आगे के दो एंगल्स के बराबर होते हैं। तो ए हो गया आपका 2x, बी हो गया आपका 3x। तो ए प्लस बी की वैल्यू हो गई 90। मैंने आपको बताया था क्योंकि एंगल पी ओ वाई 90 है, ये सीधी लाइन है, तो एंगल पी ओ एक्स भी 90 होगा। अब मुझे पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी 90, ए की वैल्यू मैंने 2x निकाली है, बी की वैल्यू मैंने 3x निकाली है। तो 2x प्लस 3x कितना हो गया 90, 2x प्लस 3x होता है 5x, तो 5x इक्वल्स टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90/5, तो x की वैल्यू आ गई 18। अब 18 रेशो आया है, ए की वैल्यू थी 2x, मैंने x की वैल्यू डाली तो 2 × 18, ए की वैल्यू आ गई 36। b की वैल्यू थी 3x, तो 3 × 18 b आ गया 54। अब देखो मैंने अलग पेन से लिखना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट शुरू हो गया। अब बात करते हैं जो एंगल एन ओ वाई है, इसको मैंने मान लिया एंगल डी, इसीलिए ग्रीन कलर से लिखा है, क्वेश्चन में नहीं दिया था, मैंने माना है। ये एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल बी के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं। और मैंने डी की अभी मैंने बी की वैल्यू निकाली है 54। तो अगर बी और डी बराबर हैं तो डी की वैल्यू भी हो गई 54। अब देखिए जी एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होंगे, लीनियर पेयर। डी की वैल्यू आ गई 54, तो मैंने कहा एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस डी, तो एंगल सी आ गया 180 माइनस 54, आंसर आ गया 126 डिग्री। आंसर आपके सामने है, पहले ध्यान से देखिए, उसको समझिए, फिर नोट डाउन कीजिए। ना ये वीडियो कहीं जाएगा और ना यूट्यूब बिक रहा है। चलिए पहले सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पे तो यहीं से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक्स वाई जेड निकालना है, सिर्फ आपको एक 50 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो बेटा एक चीज़ तो सिंपल है, अगर ये 50 तो इसके सामने कैंची वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाई भी 50, मैंने लिख दिया वाई 50। अब वाई और एक्स लीनियर पेयर है और वाई और जेड भी लीनियर पेयर है, तो अगर वाई 50 है तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 50 माइनस कर दूंगा तो 130, और एक्स और जेड वर्टिकली ऑपोजिट भी हैं, तो जेड भी कितना आ गया 130। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरे 5 सेकंड का टाइम दूंगा आपको नोट डाउन करने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए। वैसे आप चाहो तो पॉज कर सकते हो, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको रोक नहीं सकता। वैसे मैं आप लोगों से थोड़ा नाराज़ भी हूँ, आप लोगों को मैंने कहा था कि एक चैनल है उस पर जाइए, उसके वीडियोस को देखिए, आप में से किसी ने नहीं देखा, बहुत ही कम लोगों ने इंटरेस्ट लिया उस बात में। तो चलिए कोई बात नहीं, नाराज़गी एक तरफ, नाराज़गी तो रहेगी जब तक आप जाएंगे नहीं और उन वीडियोस को देखेंगे नहीं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे। पर फिर भी अगली वर्कशीट पे तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए आपकी आज की वर्कशीट देखते हैं अगली, जो कि है साइंस की। तो साइंस की वर्कशीट में हम सेल चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे। सेल में हमने पिछली बार न्यूक्लियस कंप्लीट कर लिया था। न्यूक्लियस कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरीके से सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब दिल्ली में आप सभी जानते हैं, दिल्ली में डीटीसी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिससे बसें चलती हैं, लाल वाली बस और हरी वाली बस। एक वो नीली वाली बस भी है जिनको हम हॉप ऑन कहते हैं, हो बस कहते हैं।
तो वो वाली बसेस चलती हैं। ऐसे ही सेल के अंदर पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट जो होता है वो राइबोस अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। पढ़ लेते हैं एक बार। Endoplasmic reticulum or ER is a large network of membrane-bound tubes and sheets which looks like long tubules or oblong bags called vesicles. ER दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER. RER is rough endoplasmic reticulum, has rough surface in appearance because it has small particles called ribosomes attached to it. Ribosomes are the manufacturing site of proteins in a cell. तो बेटा राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब होता है एकदम चिकनी सतह, समझ रहे हैं, पाउडर लगा के एकदम हाथ स्मूथ हो जाते हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एकदम प्लेन होता है, उसकी जो वॉल होती हैं, उसकी जो साइडें होती हैं एकदम प्लेन होती हैं, उन पर कुछ नहीं होता। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी वॉल्स पे राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, और क्योंकि ये राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं तो उसकी वजह से जब माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं तो उस पर डॉट 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 दिखते हैं, और उन्हीं डॉट डॉट की वजह से इसको नाम मिला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को बनाना। तो RER इज कनेक्टेड विद द आउटर मेम्ब्रेन। We know that all necessary information for the synthesis of proteins is present in the nucleus on DNA. Whenever any type of protein is required by the cell, these information are carried out by the RNA to ribosome, which manufacture the protein on the basis of which information for the cell. These proteins are sent to various places in the RER. तो अगर कोई भी प्रोटीन बॉडी को चाहिए होता है तो उस प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन DNA जो है वो RNA तक भेजता है, RNA उसकी इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन राइबोसोम तक भेजता है। और राइबोसोम एक तरीके से प्रोटीन की फैक्ट्री है, तो जहाँ जो डिमांड आई है सप्लाई कर देते हैं। तो डिमांड आई जी एक्स वाला प्रोटीन बनाइए तो ये एक्स वाला प्रोटीन बना देंगे, डिमांड आई वाई वाला प्रोटीन बनाइए तो वाई वाला प्रोटीन बना देंगे। जिस तरीके के प्रोटीन की डिमांड आएगी उस तरीके का प्रोटीन ये बना देते हैं। फिर बात आती है अगले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मेम्ब्रेन doesn't have ribosomes on it, so it seems smooth in appearance. SER produces fat and lipid molecules that are important for cell functions. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी की सरफेस एकदम चिकना होता है, स्मूथ होता है, उसका काम क्या होता है? ये फैट और लिपिड बनाता है, ठीक है। और सम प्रोटीन्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो जो सेल की मेम्ब्रेन बनती है उस मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन और लिपिड लगते हैं उनको भी यही बनाते हैं, इसीलिए इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी कहते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्रिवन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मेम्ब्रेन बनाने का काम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। आगे है कि ER ऑल्सो प्रोवाइड सरफेस फॉर सर्टेन बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इन द सेल। तो ER कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके लिए भी एरिया प्रोवाइड करता है। एक तरीके से ये ग्राउंड है जिस पे एक्टिविटी होगी। जैसे आप खाना बनाते हैं कुकर पे और कढ़ाई पे, लेकिन खाते हैं प्लेट में। इन द लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो ऐसा क्यों होता है कि जो लोग दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं उनका लिवर ख़राब हो जाता है, उनके लिवर पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दवाइयों के अंदर जो केमिकल होते हैं उन केमिकलों को ब्रेक डाउन करने का काम, तोड़ने का काम लिवर करता है। एल्कोहल के अंदर, एल्कोहल भी एक तरीके का केमिकल है, शराब, इसीलिए जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं उनका लिवर ख़राब हो जाता है। Endoplasmic reticulum also serves as channels for the transport of material between various organs of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. तो endoplasmic reticulum ट्रांसपोर्ट करता है। मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल शुरू हुआ था कि ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है सेल का। ER फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम इन द सेल। एक नेटवर्क होता है इसका पूरा, जैसे दिल्ली में मेट्रो का जाल है, मेट्रो का नेटवर्क है। आप दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने मेट्रो से जा सकते हैं, ऐसे ही ये सेल की मेट्रो, जिसके अंदर एक कोने से दूसरे कोने आप सेल के अंदर जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, फिर अब समझ में आ गया होगा आपको। तो पहला क्वेश्चन है, नेम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर दिखेगा बिल्कुल आपके सामने, आपको स्क्रीन पे। SER, RER, इट कंटेन्स फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टीन। RER, इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स। SER के अंदर है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट बेयर राइबोसोम्स ओवर द सर्फेस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। और RER में है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोजेसेस ribosomes attached to its membrane. फिर SER में it is engaged in the synthesis of glycogen, lipids and steroids, और RER में it takes part in the synthesis of proteins and enzymes. तो बिल्कुल आपके सामने पहले क्वेश्चन का आंसर है।
हम आगे सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर आप एक साथ रोक के अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। पहले समझ लेते हैं पूरी वर्कशीट को। तो दूसरा क्वेश्चन है, नेम वन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। अभी आपको मैंने बताया था कि वन मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स बनाते हैं, यही तो इनका मेन काम होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब बेटा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जो है वो मिलेगा आपको यहां पे, यहां से सम प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। छोटा सा आंसर है एक लाइन का, तो इसको भी आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसको लिखने में। ये यहां से लेके और यहां तक है। अब चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वाई आर मेम्ब्रेन इज रफ इन नेचर। तो लिखा है आर मेम्ब्रेन इज रफ इन नेचर बिकॉज दे हैव राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर सरफेस। These ribosomes give it a rough appearance under microscope। तो बेटा वैसे तो इसको देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर इसको देख के लगता है कि ये रफ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 है। थर्ड क्वेश्चन वर्कशीट के अंदर ही है, कर लीजिए फटाफट नोट डाउन। वही आपके पास 4 सेकंड का टाइम लूंगा और फिर से बोलूंगा कि मैं आपसे थोड़ा सा नाराज हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, 3, 2, 1 गो। तो आज फिर दोबारा हमारे पास एक चैप्टर है, रसखान जी की कविताएं हैं। तो प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है, जिसमें गोपियां कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से बहुत प्यार करती हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गवे प्रयोगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटि बन गोधन ग्वारिन संग फिरेंगी। भवतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूँगी। मतलब आप पंक्तियों को अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो रसधान जी थी वो कृष्ण के प्रति कितने समर्पित थे। तो शब्दों के अर्थ तो आप खुद ही पढ़ लेंगे, मैं आपको व्याख्या समझाता हूँ। व्याख्या क्या है, सीधा व्याख्या पे आते हैं। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति रखने वाली कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि मेरे प्रियतम कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। इस कारण मैं अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करूँगी और गले में गुगुची की वनमाला पहनूंगी। मैं शरीर पर पीला वस्त्र पहनकर कृष्ण के समान ही हाथ में लाठी लेकर, अर्थात उन्हीं के वेश में गायों और ग्वालिनों के साथ घूमती रहूंगी, अर्थात गाय चराऊंगी। जो जो बातें कृष्ण को अच्छी लगती हैं वे सब मैं करूंगी और कृष्ण की तरह ही वेशभूषा, स्वांग, दिखावा, व्यवहार आदि करूंगी। रसखान कवि के अनुसार उन गोपियों ने कहा कि मैं मुरलीधर कृष्ण की मुरली को अपने ओंठों पर कभी धारण नहीं करूंगी। आशय यह है कि मुरली प्रियतम कृष्ण को बहुत प्रिय है। मुरली को ओंठों पर रखने का अधिकार श्री कृष्ण का ही है और वे ही इससे मधुरतान सुना सकते हैं। तो वो सब कुछ करना चाहते हैं, बस उस बांसुरी को, उस मुरली को अपने अधरों पर, अपने ओंठों पर नहीं रखना चाहते। तो प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से लिखा है कि मैं प्रियतम कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। इस कारण मैं अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करूंगी और गले में गुगुची की वनमाला पहनूंगी। मैं शरीर पर पीला वस्त्र पहनकर कृष्ण के समान ही हाथ में लाठी लेकर, अर्थात उन्हीं की वेशभूषा में गायों व ग्वालिनों के साथ घूमती रहूंगी, अर्थात गाय चराऊंगी। तो ये सब बातें वो धारण करना चाहती है। ये आपका उत्तर हो गया पहला। गोपी मुरली को अपने ओंठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो कहती है कि मैं मुरलीधर कृष्ण की मुरली को अपने ओंठों पर कभी धारण नहीं करूंगी। आशय यह है कि मुरली प्रियतम कृष्ण की बहुत प्रिय है। मुरली को ओंठों पर रखने का अधिकार भी श्री कृष्ण का ही है और वो ही इससे मधुरतान सुना सकते हैं। तो इसीलिए वो कहती है कि वो मुरली को अपने ओंठों से नहीं लगाएगी। जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो बेटा दोनों क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिए, आपको दे रहा हूं वही 5 सेकंड का टाइम।
चलिए, आपने स्क्रीन पॉज करके अब तक तो नोट डाउन कर लिया होगा। तो तीसरा प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं कि जिस पंक्ति में रसखान जी का नाम आया है आपके सामने है, ये देखिए, भवतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। तो इसमें उनका नाम आया है तीसरी पंक्ति में, लिख लीजिएगा इसको अपने आप। बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न की तरफ। प्रस्तुत पद और शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों को का प्रयोग कर 5 वाक्य लिखिए। तो बेटा मैंने 5 वाक्य लिखे हैं, मैंने तो सरल सरल लिखे, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, आपकी बहुत अच्छी, आप और अच्छे लिख सकते हैं। तो पहला है वाक्य सखी। तो मैंने लिखा है मेरी सखी मेरे संग स्कूल जाती है। हालांकि मैं हमेशा अकेले ही स्कूल गया हूँ, लेकिन फिर भी आप में से कोई होगा जो सखी के साथ जाता होगा। शरीर, तो शरीर एक मंदिर के समान होता है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। लाठी, मेरे दादाजी के पास एक लाठी है। मुरली, कृष्ण मुरली बजाकर सबको मोह लेते थे। और मधुर, हमारे गुरुजी बहुत मधुर गाना गाते हैं। वो कोई और गुरुजी होंगे जो मधुर गाना गाते हैं, हम तो बिल्कुल मधुर गाना नहीं गाते बेटा, हम तो बहुत खतरनाक गाना गाते हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। हम आपसे मिलेंगे कल फिर, कल की वर्कशीट्स के साथ। और हाँ, उस चैनल को जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, देखिए, वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगेंगी। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। आपसे कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।